Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss test number 5, that is related to the lecture number 3, communication. तो dear students, चलते हैं हम अपने टेस्ट की तरफ. जी dear students, question number 1. Changes in external and internal environment of the animals are detected by, correct option is alpha, receptors. receptor जो है वो एक सेल भी हो सकता है, जैसा कि एक न्यूरॉन है, या उसकी कोई नर्व एंडिंग हो सकती है, या कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन भी हो सकता है, जैसा कि आप आंख देख ले कि फोटोरिसेप्टर्स के तौर पर काम करती है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन अल्फा. बीटा है न्यूरॉन्स, इफेक्टर्स, और डेल्टा है नोजिसेप्टर्स. न्यूरॉन्स आप जानते हैं कि दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स: सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएटिव न्यूरॉन्स. चार्ली है इफेक्टर्स. दे शो रिस्पॉन्स इन nervous coordination according to the stimulus. Delta is a nociceptor. These are the pain receptors. Question number 2. Taste buds are examples of chemoreceptors. Delta is a correct option. Pressure receptors are also called mechanoreceptors. Beta thermoreceptors. टेम्परेचर सेंसिटिव जो है कोल्ड एंड हीट रिसेप्टर्स. चार्ली है फोटोरिसेप्टर्स लाइक रॉड्स, कोन्स एंड आई. क्वेश्चन नंबर 3 है द ब्लैंक रिसेप्टर्स आर नियरली 10 times लेस अबंडेंट देन ब्लैंक रिसेप्टर्स. करेक्ट ऑप्शन इज हीट एंड कोल्ड, बीटा. इसको मैं अगर ब्लैंक को फिल कर दूं इसी ऑप्शन से, तो फिर ये स्टेटमेंट कैसे बनती है? द हीट रिसेप्टर्स आर नियरली 10 times लेस अबंडेंट देन कोल्ड रिसेप्टर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें तो आप सोच रहे होंगे कि बीटा ऑप्शन कैसे आया है. ये जो कीवर्ड है इसमें वो है लेस अबंडेंट. तो मोस्टली जो आपकी अगर आप देख रहे हो इसमें एक्सप्लेनेशन में, तो क्या है कि पेन रिसेप्टर्स नियरली 27 टाइम मोर अबंडेंट है. इसी तरीके से कोल्ड रिसेप्टर जो होते हैं वो नियरली 10 times मोर अबंडेंट देन हीट रिसेप्टर्स. तो जहां क्वेश्चन में जो आपके लिए कीवर्ड है वो लेस अबंडेंट है. दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज अ बीटा. क्वेश्चन नंबर 4. न्यूरोग्लिया plays a vital role in the nutrition of neurons and their protection by myelin sheath. That is the correct option, alpha. Myelin sheath, dear students, आप जानते हैं कि these are secreted by the Schwann cells. Schwann cells are the one type of the neuroglial cells. तो वो that is chemically composed of lipids. तो lipids आप जानते हैं कि they are the poor conductors of electricity. That's why कि they avoid the leakage of current from the neurons और उसके dendron या axon पर. तो myelin sheath that is chemically composed of lipids. Question number 5. Nociceptors are undifferentiated endings. Beta is the correct option because undifferentiated ending जो है they detect a variety of stimuli. Alpha जो है डिफरेंशिएटेड एंड्स, चार्ली फ्री नर्व एंड्स, ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं, और स्ट्रे एंडिंग्स भी. ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है. क्वेश्चन नंबर 6. द साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस दैट ब्रिंग द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सोमा आर कॉल्ड एक्सॉन्स. बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन. तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करने के लिए मैं चाहता हूं कि व्हाइट बोर्ड पे इसकी डायग्राम बना के एक न्यूरॉन को इसको समझा जाए. एक अगर टिपिकल न्यूरॉन बनाए तो टिपिकल न्यूरॉन की ये जो सेल बॉडी होती है जिसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और इससे दूर जो नर्व इंपल्स लेकर जा रहा है, ये मैं बना रहा हूं डायरेक्शन ऑफ नर्व इंपल्स.
तो जो नर्व इंपल्स है दैट कैरी अवे फ्रॉम सोमा, सोमा को कहते हैं सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। तो इससे जो मैसेज अवे लेके जा रहा है उसको हम कह देते हैं एक्सॉन। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से अगर आप देखें तो इसकी वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस जो नेटवर्क की शक्ल में हो और वो नर्व इंपल्स कैरी करे किसकी तरफ, सेल बॉडी की तरफ, तो दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स जो है वो समटाइम जो ट्री लाइक भी स्पाइनी लुक भी देती है। इसी तरीके से अगर हम डेंड्रॉन को देखें तो ये एक न्यूरॉन है और इसका ये जो सिंगल है डायमीटर इसका बड़ा होगा, ये उसकी सेल बॉडी और ये उसका एक्सॉन। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जिसका डायमीटर ज्यादा हो और वो नर्व इंपल्स कैरी करता हो सेल बॉडी की तरफ, इसको मैं कहता हूं कि दिस इज द सोमा ऑफ द न्यूरॉन, यानी सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। दिस इज कॉल्ड डेंड्रॉन। और जो स्ट्रक्चर नर्व इंपल्स कैरी करे अवे फ्रॉम सोमा दैट इज कॉल्ड एक्सॉन। अब यहां आप अगर देखें तो एक्सॉन और डेंड्रॉन जो है बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ ऐसे नर्व्स भी हैं, न्यूरॉन्स हैं जिनके डेंड्रॉन पर जो है वो शिवॉन सेल्स मौजूद है, शिवॉन सेल्स मौजूद है। दीज शिवॉन सेल्स सिक्रीट माइलिन शीथ, शिवॉन सेल्स सिक्रीट माइलिन शीथ। और ये माइलिन शीथ जो है वो लिपिड्स यानी फैटी होती है, लिपिड्स की बनी होती है। दैट इज इट्स कलर इज अ वाइट। तो माइलिन शीथ एज ए इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनके जो डेंड्रॉन है या एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर भी माइलिन वो शिवॉन सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं माइलिन शीथ। तो शिवॉन सेल्स माइलिन शीथ सिक्रीट करते हैं। तो सम टाइम ऐसा लगता है कि जो शिवॉन है वो भी डेंड्रॉन और एक्सॉन एक जैसे लगते हैं क्योंकि दोनों ही माइलिनेटेड होते हैं। तो आई होप सो कि अल्फा जो है डेंड्राइट्स वो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। जो चार्ली है तो वो तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। 3 तरह के न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। और डेल्टा जो है वो डेंड्रॉन है, द स्ट्रक्चर दैट कैरी द नर्व इंपल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 7, an impulse passing through myelinated neuron is called Charlie saltatory impulse। ये हमारा करेक्ट ऑप्शंस है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सल्टेटरी इंपल्स को समझने के लिए डायग्राम की तरफ मूव करें तो उसको हम देखते हैं कि आप जानते हैं कि 2 जो शिवॉन सेल्स हैं उनके दरमियान में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं नोड ऑफ रनवियर। ये जो नोड है यहां पर जब नर्व इंपल्स पहुंचती है तो वो जंप करके आगे मूव करती है, फिर अगली नोड पर फिर वो जंप करती है। तो अगर आप देखें तो वो जंपिंग फॉर्म में नोड टू नोड जो है वो नर्व इंपल्स मूव कर रही होती है। बाकी जहां पर नोड नहीं है वो प्रोटेक्टेड एरिया है, माइलिनेटेड एरिया है, वहां पे शिवॉन सेल्स भी मौजूद है और माइलिन शीथ भी मौजूद है। तो वहां पे जो नर्व इंपल्स है वो स्पीड से चलेगी, जब नोड पे पहुंचेगी तो वहां पर जंप करके आगे की तरफ मूव करते रहेगी। यानी कि मूवमेंट ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम नोड टू नोड जंपिंग फॉर्म में हो तो दैट इज कॉल्ड सॉल्टेटरी इंपल्स। क्योंकि जो माइलिन शीथ है उसका एडवांटेज ये है कि उसमें जो नर्व इंपल्स की स्पीड है वो तेज हो जाती है। तो नर्व इंपल्स की स्पीड को अगर आप देखें तो नॉर्मल स्पीड जो होती है वो 100 मीटर पर सेकेंड और मैक्सिमम जो है वो 120 मीटर पर सेकेंड होती है। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लैंड्स एंड मसल्स
receive directions via? Correct option is motor neurons delta. क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो ग्लैंड्स और मसल्स हैं दीज आर कंसिडर्ड एज इफेक्टर्स, तो इफेक्टर्स के साथ जो अटैच होते हैं न्यूरॉन्स उनको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। बाकी जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स अल्फा में है वो होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। बीटा जो सेंसरी न्यूरॉन्स है दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एंड स्पेशली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और रिले न्यूरॉन्स जो है इनको भी हम एसोसिएटिव या इंटर न्यूरॉन ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन nervous as well as hormonal coordination is called? डेफिनेटली जवाब आपकी जहन में आ गया होगा, दैट इज अ हाइपोथैलेमस। डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शंस। अगर आप देखें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन भी उनका काम है, बेसिक जो इमोशंस हैं वो सारा जो प्रिमिटिव ड्राइव्स और इमोशंस है उसका ताल्लुक भी हाइपोथैलेमस से है। फिर आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस आल्सो एक्ट एज अ थर्मोस्टेट फॉर द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी है। फिर अगर आप देखें तो हाइपोथैलेमस जो है दैट सिक्रीट टू हार्मोन्स, वन इज कॉल्ड एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। तो दैट्स व्हाई जो हाइपोथैलेमस है दैट इन्वॉल्व्ड इन नर्वस एज वेल एज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। जो अल्फा है मेडुला उसका ताल्लुक जो है इनवॉलेंटरी एक्शन से है और हिप्पोकैम्पस का ताल्लुक जो है वो मेमोरी से, लर्निंग से है और सेरिब्रम का ताल्लुक जो है सेंसरी इंफॉर्मेशन से है, रीजनिंग और लर्निंग से है। तो फर्दर डिटेल यू कैन सी इन एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्शियस एक्टिविटीज परफॉर्म इमीडिएटली एंड इनवॉलेंटरी आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शंस। तो बाकी जो बायोरिदम्स है वो जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो है, और रिफ्लेक्स आर्क्स जो है वो दैट इज द पाथवे ऑफ पैसेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इसको भी कल हमने डिस्कस किया था। और इंस्टिंक्टिव एक्शन जो है वो बेसिक जिबिलतें हैं जो इंसान परफॉर्म करता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ बीटा। क्वेश्चन नंबर 11, pick up the correct path of a reflex action. Dear students, एक डायग्राम आपके सामने एक्सप्लेनेशन में है, अगर उसकी तरफ आप देखें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है उसको है वो दैट इज अल्फा। कि क्या होता है कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन जाती है सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी न्यूरॉन से वो इंफॉर्मेशन जाती है एसोसिएटिव न्यूरॉन जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। देन वहां से प्रोसेस्ड फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है वो जाती है मोटर न्यूरॉन से और के जरिए, और मोटर न्यूरॉन्स आर अटैच्ड विद द इफेक्टर्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो है अल्फा। फर्दर डिटेल इज अवेलेबल इन एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 12, कैरेक्टरिस्टिक गेट ऑफ अ पर्सन इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। गेट कहते हैं चाल को, वॉकिंग को, मूवमेंट्स को, तो उसका ताल्लुक जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। जो बीटा है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। अल्फा मिडाला जो है इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, पॉन्स इंफॉर्मेशंस को फिल्टर करता है। इसी तरीके से थैलेमस जो है दैट इज अ रिले सेंटर बिटवीन द लिम्बिक सिस्टम एज वेल एज हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाइल ड्राइविंग ऑन अ बम्पी रोड और ब्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फिजिकल ट्रॉमा बाय cerebrospinal fluid. अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शंस। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड चूंकि पूरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है, बम्प्स और जोड़ से शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो अल्फा है। बीटा क्या है? क्रेनियम दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन। चार्ली है मेनेंजिस, दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स, ये भी प्रोटेक्शन देती हैं। प्लूरल फ्लूइड, द फ्लूइड प्रेजेंट इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स इन द लंग्स, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, द लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरिब्रम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस।
Further detail is available in explanation. Question number 15. The electrical potential that exists across a cell membrane is known as membrane potential. तो डियर स्टूडेंट्स, कल भी हमने इसको न्यूरॉन लेक्चर के दौरान भी हमने इसको न्यूरॉन की जो आउटर साइड है और इनर साइड है दोनों के ऊपर चार्ज को देखा था। तो अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम की मदद से आज इसको थोड़ा सा फिर भी डिस्कस कर ले तो उसको देखते हैं। ये एक डायग्राम में बना रहा हूं। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन का ये जो है दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ न्यूरॉन। तो अगर आप देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो आमतौर पर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो आउटसाइड होती है दैट इज मोर पॉजिटिव देन द इनसाइड एंड इनसाइड इज अ मोर नेगेटिव। कल हमने कहा था कि दिस इज द पोलर स्टेट और पोलर स्टेट है और उस वक्त न्यूरॉन एट रेस्ट है। नो स्टिमुलस इज अप्लाइड। जब कोई स्टिमुलस नहीं है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एट रेस्ट है, तो इसलिए इसको हम कह देते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब डियर स्टूडेंट्स इसके ऊपर स्टिमुलस अप्लाई कर दिया जाए, अब ये इसके ऊपर स्टिमुलस जो है वो अप्लाई हो गया है, तो देन क्या होता है कि ये जो पोलर स्टेट है ये चेंज हो जाती है कि मोर पॉजिटिव इनसाइड and then outside, and outside is a more positive, more negative than inside. Similarly ये जो depolarized state होगी ये आगे मूव करती रहेगी, ये पोलर स्टेट होगी तो ये हो जाएगी डीपोलर। तो डीपोलर जब हो जाएगी तो उस वक्त हम कहते हैं कि जो नर्व इंपल्स है वो इनिशिएट हो गई है, फिर यही नर्व इंपल्स इसी तरीके से ऐसे आगे मूव करती जाएगी। तो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट रन अलोंग द लेंथ ऑफ द होल न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इंपल्स। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है चूंकि उसके अंदर और बाहर चार्ज का डिफरेंस है। अगर आपको याद हो तो जिसको हमने कहा था कि दैट इज -70 मिली वोल्ट, तो चार्ज डिफरेंस की वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल जो है डेफिनेटली वो भी ये है जब चार्जेस रिवर्स होते हैं। और एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल भी वही है कि जब उस पर स्टिमुलस अप्लाई किया जाए और पोलर स्टेट जो है वो डीपोलराइज्ड स्टेट में चली जाए तो उसको हम कह देते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू हमने देखी थी +50 मिली वोल्ट्स। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तो जब स्टिमुलस अप्लाई नहीं होता -70 मिली वोल्ट उसकी जो रीडिंग है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। Question number 16. Several autonomic functions such as breathing, heart rate, blood pressure and swallowing are controlled by medulla. Charlie is the correct options. So further detail you can see in explanation about the further parts. Question number 17. Birds are capable to carry out complex activity of flight due to well-developed cerebellum. Charlie is the correct options. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो बर्ड्स हैं उनके अंदर फ्लाइट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसमें जो स्केलेटन की अरेंजमेंट और मसल्स की अरेंजमेंट वो स्पेशलाइज्ड है। चूंकि सेरिबेलम ने मसल और स्केलेटन को दोनों को कोऑर्डिनेट करके उसकी फ्लाइट को एडजस्ट करना होता है, दैट्स वाई कि जो सेरिबेलम है इज वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स। चूंकि इंसान में उड़ना नहीं होता तो इसलिए कि आप कह सकते हैं कि इंसानों में सेरिबेलम की वो डेवलपमेंट नहीं है स्केलेटल मूवमेंट के लिए, मसल्स की मूवमेंट के लिए, जो कि फ्लाइट के लिए बर्ड्स को चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ चार्ली सेरिबेलम। तो सेरिब्रम का ताल्लुक सेंसरी इंफॉर्मेशन से, थैलमस जो है दैट इज एक्ट एज अ रिले सेंटर और हिप्पोकैम्पस का ताल्लुक जो है वो लर्निंग या मेमोरी से है। क्वेश्चन नंबर 18. Reflex movements of eyes is controlled by midbrain. तो इंसान जो मिड ब्रेन का ताल्लुक है वो आईज से है, विजन से है। इट कंटेन ऑडिटरी रिले सेंटर और मिड ब्रेन सेंटर द कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आईज
contain reticular formation, which is a relay center connecting hindbrain with forebrain. So further detail you can see in explanation. So correct option is a beta. Question number 19. Following are parts of forebrain except. Dear students, जहां एक्सेप्शन आ जाती है तो वहां एक बात ऐसे एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए नोट कर ले कि एक्सेप्ट से पहले कॉमा तक जो स्टेटमेंट होती है उसके मुताबिक कम से कम 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक होंगे। जब एक्सेप्ट लगाएंगे तो उसके मुताबिक एक ऑप्शन होगी। तो अगर हम मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ूं कि फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ फोरब्रेन, एक्सेप्ट पढ़े बगैर स्टेटमेंट पे यहां पे रुक जाऊं तो फिर चारों ऑप्शंस को देखूं तो मेरे पास जो अल्फा है थैलेमस करेक्ट ऑप्शन है, फोरब्रेन का हिस्सा है। लिम्बिक सिस्टम ये भी फोरब्रेन का हिस्सा है। सेरिब्रम ये भी फोरब्रेन का हिस्सा है। जब मैं डेल्टा देखता हूं मेडाला जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है तो फिर मैं एक्सेप्ट की तरफ जाऊं तो फिर एक्सेप्ट हमारे पास क्या आ जाता है करेक्ट ऑप्शन डेल्टा मेडाला। बाकी तीनों हिस्से जो है फोरब्रेन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 20. द राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स connected by a large band of nerve fibers called corpus callosum. Beta is a correct options. Further detail you can see in explanation. Question number 21. The length of axon is always greater than that of a dendrite in. Correct option is a motor neurons. अगर मोटर न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट देखें तो आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई थी रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मोटर न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट या डेंड्रॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है और वहां पर उसकी सेल बॉडीज है। उस सेल बॉडी से जो एक्सॉन है वो अराइज होकर वापस मसल्स यानी इफेक्टर्स तक पहुंचता है। तो मोटर न्यूरॉन ही वो न्यूरॉन्स हैं जिनका एक्सॉन सबसे बड़ा होता है और दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एनिमल्स। इवन देन के ह्यूमन की बात अगर ना करें तो दूसरे एनिमल्स में भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे तकरीबन इसकी जो लेंथ है मोर देन 1 मीटर भी है। तो वो है मोटर न्यूरॉन्स। Further detail you can see in explanation. Question number 22. Brain has many cavities called delta ventricles. That is the correct options. Meninges, these are the protective coverings around the brain. Canal, वो जो vertebral column के अंदर जहां पे spinal cord है और इसी तरीके से जो है auricles, वो जो हार्ट के receivable होते हैं दो पार्ट है chambers and which receive the blood. So further detail is available in explanation. Question number 23. The exchange ratio of potassium and sodium ions across the cell membrane of a nerve cell during rest is respectively. The correct option is a beta. तो आप सोच रहे होंगे बीटा कैसे, आप तो डेल्टा की तरफ जा रहे थे। तो अब जरा देखिए कि जब हमने न्यूरॉन्स के अंदर पढ़ा था कि सोडियम और जो पोटाशियम पंप है, सोडियम और पोटाशियम पंप, वो 3 सोडियम बाहर निकालता था। इसको मैंने कहा था कि आपने ऐसे की बना ले 3 सोडियम आउट एंड 2 पोटाशियम इन आयंस, क्योंकि 2 पोटाशियम अंदर जाते। अब जरा इसको बेटा, ये बात तो ठीक आपके जहन में आई, लेकिन अगर आप एमसीक्यू की लैंग्वेज को देखें तो उसके अंदर जो तरतीब है वो क्या है, पहले पोटाशियम है फिर उसके बाद सोडियम है, यानी पोटाशियम और फिर उसने सोडियम पूछा। तो रेशो क्या हो जाएगी 2:3 रेशो। तो इसको आपने देखना। तो दैट्स व्हाई बीटा इज द करेक्ट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 24. In the language of coordination system, glands acts as effectors. Effectors वो हैं which show the response according to the stimulus. मिसाल के तौर पर glands हैं, they secrete secretions, and muscles they contract and give rise the movements. तो बाकी जो रिसेप्टर्स हैं वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो माहौल के अंदर होने वाली तब्दीली को महसूस करती है। कंट्रोल सेंटर डेफिनेटली ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, और सेंस ऑर्गन्स वो है
जो बहुत सारे रिसेप्टर्स है, और मिसाल के तौर पर आई है तो उसको रिसेप्टर ऑर्गन भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हाइपोथैलेमस हैव कीमोरिसेप्टर्स, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शंस। हाइपोथैलेमस डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसके अंदर वो कीमोरिसेप्टर्स मौजूद है जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज की कंसंट्रेशंस को भी ये मॉनिटर करता है। दैट्स व्हाई कि हाइपोथैलेमस के अंदर कीमोरिसेप्टर्स फॉर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन वगैरह मौजूद है। और हाइपोथैलेमस ही थर्मोस्टेट के तौर पर भी काम करता है, और ऑस्मो रेगुलेशन में इसमें ऑस्मो रिसेप्टर होने की वजह से ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स आर विजिबल इन एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 26, गैंग्लिया आर द कंसंट्रेशन ऑफ सोमास। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। सोमा कहते हैं सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स को। जो गैंग्लियन है उसमें सारी की सारी, मसलन एक अगर नर्व फाइबर है या एक नर्व है उसके अंदर 10 न्यूरॉन्स हैं, तो तमाम न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी है वो एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाएगी, उनको हम कह देते हैं गैंग्लियन। और जो फाइबर्स होंगे, चाहे डेंड्रॉन्स हो चाहे एक्सॉन्स हो, तो उसके कलेक्शन को हम कह देते हैं नर्व। तो एक्सॉन, बाकी अल्फा ऑप्शन देखिए एक्सॉन, तो न्यूरॉन की वो स्ट्रक्चर विच कैरी द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। डेंड्राइट्स, the cytoplasmic projection which carry the nerve impulse toward the cell body. Schwann cells, these are the neuroglial cells which secrete the myelin sheath. Question number 27, the number of cranial nerves in human is, correct option is a delta. तो डियर स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में बस दो ही वैल्यूज है कि क्रेनियल नर्व्स जो है 12 पेयर्स में होती हैं, टोटल 24 होगी। स्पाइनल नर्व्स जो है 31 पेयर होते हैं, टोटल 62 होगी। इस एमसीक्यू को चूंकि बार बार ये पास्ट पेपर्स में पूछा जाता है, तो आपने इसको सॉल्व कैसे करना है कि आपने स्टेटमेंट को देखना है कि उसमें पेयर्स का वर्ड है या नहीं, और फिर आंसर्स में भी पेयर का वर्ड है या नहीं, नंबर होगा या पेयर होगा। जब नंबर होगा तो वो आपसे डेफिनेटली पूछेगा टोटल नंबर। अगर पेयर्स में उसने पूछा है तो फिर जवाब में भी पेयर्स ही आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसलिए इस एमसीक्यू को बड़ा आपने एहतियात से परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 28, मेनिंजेस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। ट्रिपलेट कहते हैं, 3 लेयर्स होती हैं। ड्यूरा मैटर है, अरेक्नॉइड है, पाया मैटर है। चूंकि 3 लेयर्स है, जहां तक आपके सिलेबस में शामिल है उसके जो नाम है वो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, स्लोइंग डाउन ऑफ हार्ट बीट इंडिकेट्स, करेक्ट ऑप्शन इज अ डेल्टा, एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या करता है कि जो काम सिंपैथेटिक सिस्टम करता है, जो उसके उलट जो है वो पैरासिम्पैथेटिक करता है। यानी ये हार्ट बीट को बढ़ाता है सिंपैथेटिक, और स्लो डाउन जो करता है वो पैरासिम्पैथेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज अ डेल्टा। अगर आप अल्फा देखें, फियर, रेज, और बीटा स्टार्टलिंग, और चार्ली एक्टिविटी ऑफ अ सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये जो दोनों काम है, फियर का, रेज का, स्टार्टलिंग का, जिसमें सारी चीज ही स्पीड अप हो जाती है। तो स्पीड अप करने का यानी फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म का जो ताल्लुक है वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। स्लो डाउन का जो ताल्लुक है वापस नॉर्मल पोजीशन में लाने का, दैट इज द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 30, a threshold stimulus is an blank needed to initiate a nerve impulse. The correct option is a alpha, minimum stimulus. यानी वो स्टिमुलस जो अप्लाई हो और नर्व इंपल्स को इनिशिएट कर दे, स्टार्ट कर दे, उसको हम कहेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, और वो मिनिमम स्टिमुलस होता है। ऑप्टिमम स्टिमुलस ज्यादा होता है, और इसी तरीके से मैक्सिमम जो है वो उससे भी वो भी ज्यादा होता है। और फोर्सफुल जो स्टिमुलस है
वो तो आप सबसे ही ज्यादा होगा कि फोर्सफुली आपने उसको अप्लाई किया है। तो करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। क्या? मैक्सिमम मिनिमम अल्फा मिनिमम स्टिमुलस। क्वेश्चन नंबर 31, signals are transmitted between the central nervous system CNS and the rest of the body is a correct option beta peripheral nervous systems। और फर्दर डिटेल यू कैन सी, वो जो फ्लो चार्ट बना हुआ है उसके अंदर आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इन द फॉलोइंग डायग्राम ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन अ न्यूरॉन एक्स डिपिक्ट्स अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शंस डीपोलराइजेशंस। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने लेक्चर में डिस्कस किया था और आपको एक्सप्लेनेशन में एक डायग्राम नजर आ रही होगी जिसमें 1 जो स्टेट होती है दैट इज अ पोलर और 2 को जो है वो एक्स की फॉर्म में पूछा गया है दैट इज द डीपोलराइजेशन स्टेट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम अबाउट द लव इंपल्स और इसको अपने कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर 33, इमोशंस आर जनरेटेड बाय चार्ली इज अ करेक्ट ऑप्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इमोशंस का ताल्लुक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसी तरीके से स्केलेटल से ताल्लुक रखता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो जो रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के वो, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट से। ये जो एक्सप्लेनेशन में फ्लो चार्ट आपको नजर आ रहा है इसमें भी इसकी सारी डिटेल है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, the membrane of a nerve cell is virtually impermeable to all ions except। अब फिर एक्सेप्शन वाला आ गया, तो इसको फिर हम उसी तरीके से ही सॉल्व करते हैं कि इसका सही ऑप्शन जो है वो डेल्टा है, पोटाशियम आयंस के मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल इज virtually impermeable to all ions। ऑल आयंस में कौन से हैं? नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस, बिल्कुल ठीक है, उसके लिए भी इम्परमिएबल है। पॉजिटिव ऑर्गेनिक आयंस उसके लिए भी इम्परमिएबल है। सोडियम आयंस उसके लिए भी इम्परमिएबल है। लेकिन ये बाय वर्चुअली परमिएबल किसके लिए है? पोटाशियम आयंस के लिए। तो ये जो एक्सेप्शन थी वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेल्टा पोटाशियम आयंस। क्वेश्चन नंबर 35, सेक्सुअल अरोजल इज कंट्रोल्ड बाय अल्फा फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन में एक था लिम्बिक सिस्टम और लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट था एमेगडाला। तो एमेगडाला का ताल्लुक जो है वो इस तरीके से इनडायरेक्टली जो ऑप्शन है अल्फा फोर ब्रेन, क्योंकि एमेगडाला के बेस पर है तो सही ऑप्शन है अल्फा फोर ब्रेन। तो फर्दर डिटेल यू कैन सी इन एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 36, स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शंस। बाकी फर्दर डिटेल एक्सप्लेनेशन में जो फ्लो चार्ट है उसको देखें। कल भी बात हुई थी कि लेक्चर के दौरान कि जो फ्लो चार्ट है उसको आपने अच्छे तरीके से डियर स्टूडेंट्स मेमोराइज करना है, इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज सिलेक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर दैट लाइज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एसिटाइलकोलिन, डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी डोपामीन, सेरोटोनिन और एड्रेनालिन दीज आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनसाइड द सेंट्रल नर्वस, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिर्फ एसिटाइलकोलिन। पास्ट पेपर्स का एमसीक्यू है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाइट मैटर ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, अल्फा इज अ करेक्ट ऑप्शंस, क्योंकि माइलिन शीथ जो है वो लिपिड्स या फैट मटेरियल की बनी होती है दैट लुक लाइक अ वाइट इन कलर। तो इसलिए जो व्हाइट मैटर है उसका, जो ग्रे मैटर है वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स, और सेल बॉडीज के ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, दैट्स व्हाई दे लुक लाइक ग्रे इन कलर। तो बाकी ऑप्शन जो है वो इररेलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 39, the site of communication between two nerve cell is called synapse, alpha is the correct options। और चूंकि इसमें कीवर्ड है डियर स्टूडेंट्स बिटवीन टू नर्व सेल्स, यानी बिटवीन द टू न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन टू associative neurons, associative neurons to motor neurons,
बाकी जो ऑप्शंस हैं बीटा सिनेप्सिस, ये है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। चार्ली जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसमें क्या है कि एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन और मसल्स, इनके दरमियान में ये जंक्शन है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वो दो सेल्स के दरमियान में है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्फा सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हार्मोन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये भी वो इस तरह के एमसीक्यूज हैं कि जिनके अंदर आपको दो हिस्सों में इसको सॉल्व करने की जरूरत होती है कि पहले आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके मुताबिक अगर उसने पूछा कि नॉट ट्रू है तो डेफिनेटली चार ऑप्शंस में से एक नॉट ट्रू होगी, तीन ट्रू होंगी। आपको लग रहा होगा कि ये ऑप्शन है, लेकिन वो तो है ही ट्रू, लेकिन उसने जो पूछा है, डिमांड है क्वेश्चन की, वो नॉट ट्रू की है। तो इसको अगर देखें क्वेश्चन नंबर 40 को, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द हार्मोन, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो है दैट इज अल्फा, दे इनिशिएट न्यू बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो जो हार्मोन्स हैं वो नया बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं स्टार्ट करते, वो क्या करते हैं कि एक बायोकेमिकल रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग और बाय इनहिबिशन, यानी रोकते हैं या उसको स्टार्ट करते हैं। तो बाकी तीन ऑप्शंस भी पढ़ते हैं। दे रेगुलेट एंजाइमेटिक एंड अदर केमिकल रिएक्शंस, ये बात दुरुस्त है यानी ट्रू है। क्वेश्चन इज ऑप्शन चार्ली, द स्टिमुलस दे स्टिमुलेट अ फंक्शन, ठीक है, ये स्टिमुलेशन भी इनका फंक्शन है। डेल्टा, दे मे इनहिबिट अ फंक्शन, ये फंक्शन को रोकते भी है, तो ये बात भी दुरुस्त है। तीन ऑप्शंस ट्रू है और अल्फा जो है वो नॉट ट्रू है। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीटोसिन इज कैटेगराइज्ड इन विच केमिकल कैटेगरी ऑफ हार्मोन्स। पॉलीपेप्टाइड्स, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन में आपको एक टेबल नजर आ रहा होगा जिसमें हार्मोन्स है और उनकी जो क्लास है और केमिकल कंपोजिशन नजर आ रही है। तो फर्दर डिटेल यू कैन सी फ्रॉम एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 42, islets of Langerhans are controlled by pituitary tropic hormones called STH and ACTH. Charlie is a correct options. STH और ACTH है, इनका ताल्लुक क्या है कि ये वो पिट्यूटरी ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान यानी पैंक्रियाज के उन सेल्स पर एक्ट करते हैं और फिर वो अपने हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो बाकी रॉन्ग ऑप्शन है, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 में इंसुलिन डिप्रेसेस ग्लूकोज लेवल इन फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट। अब फिर यहां एक्सेप्ट आ गया। मैं एक्सेप्ट से पहले ऑप्शन भी पढ़ता हूं, फिर हम देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है। इंसुलिन डिप्रेसेस ग्लूकोज, डिप्रेसेस का मतलब है डिक्रीज लेवल, कि इंसुलिन डिप्रेसेस ग्लूकोज लेवल इन फॉलोइंग वेज अल्फा बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ये बात ठीक है कि एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी, ये भी बात ठीक है। बीटा, बाय इंक्रीजिंग सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगी, ये बात भी ठीक है। चार्ली, बाय इंक्रीजिंग स्टार्च सिंथेसिस, ये बात ठीक नहीं है। अभी हम इसको देखेंगे कि ये ठीक नहीं है, चौथी ऑप्शन पढ़ के फिर हम फैसला करते हैं। डेल्टा है बाय स्टिमुलेटिंग कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, ये बात भी ठीक है। चूंकि ये तीनों बातें ठीक है, किसके बारे में, इंसुलिन के बारे में, लेकिन जो एक्सेप्शन है वो चार्ली। अब इस एमसीक्यू को हम दोबारा इस तरह करेंगे कि इंसुलिन डिप्रेसेस ग्लूकोज लेवल इन फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट चार्ली by increasing starch synthesis. This is the correct option according to the statement. But insulin के बारे में, functions के बारे में जो बाकी rest of three options है वो correct है। Question number 44. Immediate effect of excess of insulin will be
हाइपोग्लाइसीमिया, चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शंस। कि इंसुलिन जो है क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर डिक्रीज करता है, यानी कि एक्सेस को, जैसा कि पहले ऑप्शन में हमने देखा कि वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, फिर जो ग्लूकोज है उसको लिपिड्स और प्रोटीन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरीके से जो इंसान के ब्लड के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, और नॉर्मल ग्लूकोज लेवल का कम होना कहलाता है हाइपोग्लाइसीमिया। इस हाइपोग्लाइसीमिया के इंसान पर फर्दर इफेक्ट्स होते हैं, नर्वस सिस्टम पर है, नर्व इंपल्स पर है, यानी पूरी बॉडी पर उसका इफेक्ट होता है जो कि एबनॉर्मल है और इंसान को डिसऑर्डर्स में ले जाते हैं। तो अल्फा ऑप्शन है हाइपरग्लाइसीमिया, हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज नहीं, हाइपरटेंशन, हाई लेवल ऑफ ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर, और हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, हाइपोग्लाइसीमिया। क्वेश्चन नंबर 45, फॉलोइंग आर द स्टिमुलाई फॉर द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्सेप्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बीटा, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन। तो इसको जरा देखते हैं कि जो अल्फा ऑप्शन है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये भी जो है वो स्टिमुलस होगा एडीएच सिक्रीशन का, लेकिन यहां पूछा गया क्या है, एक्सेप्ट। तो अल्फा एडीएच के रेफरेंस से ठीक है, एक्सेप्शन नहीं है। इसी तरीके से देखें चार्ली, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, डेफिनेटली ये भी एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ये एक्सेप्शन नहीं है। डेल्टा, डिक्रीज इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, ये भी स्टिमुलस के तौर पर काम करता है फॉर द सिक्रीशन ऑफ एडीएच। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है कि एक्सेप्शन हमने ढूंढना है, वो क्या है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन। नहीं, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो है दैट इज नॉट एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन ऑफ एडीएच। तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा। क्वेश्चन नंबर 46, लैक ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन, ये कुछ डिजीजेस हैं कि जब एडीएच नहीं होता तो जो बीमारी होती है दैट इज द बीटा डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज का मतलब होता है फ्रीक्वेंट यूरिन करना, और इंसिपिडस का मतलब है विदाउट ग्लूकोज, टेस्टलेस, और करेक्ट ऑप्शन बीटा। अल्फा को देखें तो डायबिटीज मिलाइटिस, इसका मतलब भी क्या है कि बार बार यूरिनेशन आना और हर दफा यूरिन के अंदर ग्लूकोज का आना। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, इसी तरीके से इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन के कंट्रोल्ड कंडीशंस में यूरिनेशन करना। फर्दर एक्सप्लेनेशन यू कैन सी फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 47, इंडोल एस्टिक एसिड एंड देयर वेरिएंट्स आर कॉल्ड ऑक्सेन्स। Alpha is the correct options. Further detail you can see from explanation. Question number 48. Following plant hormones are associated with delay in leaf senescence except. The correct option is a delta, abscisic acid. Dear students, अगर आप देखें तो बाकी जो 3 हार्मोन है, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन, साइटोकाइनेंस, these are the growth promoter hormones. सेनेसेंस क्या है कि एजिंग ऑफ लीव्स, पत्तों का बूढ़ा होना, उसको डिले करते हैं ये तीनों हार्मोन्स, चूंकि ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, और लीफ फॉल से पहले लीफ का एजिंग में जाना जरूरी है। तो लिहाजा जो एब्सिसिक एसिड है दैट प्रमोट द लीफ सेनेसेंस, यानी पत्ता बूढ़ा होगा तो फिर उसके बाद एब्सियन यानी वो डीअटैच होकर गिर जाएगा। तो फॉलिंग में जो है एब्सिसिक एसिड का रोल है एब्सियन में, दैट्स वाई कि एब्सिसिक एसिड जो है वो डिले नहीं करता, प्रमोट करता है। तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट के मुताबिक करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 49, पिकअप सिंथेटिक ऑक्सीजन, NAA बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। अल्फा जो है डियर स्टूडेंट्स IA दैट इज द नेचुरल इंडोल एस्टिक एसिड, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। चार्ली है और डेल्टा जो है ये दोनों
सिंथेटिक फॉर्म्स है जिब्रेलिन्स की, लिहाजा ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है बीटा नैफ्थलीन एस्टिक एसिड NaA। क्वेश्चन नंबर 50, बोल्टिंग ऑफ सम रोसेट प्लांट्स इज प्रमोटेड बाय जिब्रेलिन्स, बीटा इज द करेक्ट ऑप्शंस। बाकी तीनों हार्मोन्स ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस, एब्सिसिक एसिड, they do not promote, they inhibited the bolting. That's why correct option is a beta gibberellins. Thank you very much dear students. Allah Hafiz.